अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आइमा सैयद, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, एक पीएचडी स्कॉलर और एक बिजनेस फाउंडर। अब तक मैंने आपके लिए चैनल पर ऐसी बिजनेस वीडियोस बनाई हैं जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में बिजनेस कैसे शुरू किया जाए। उस बिजनेस के लिए आपको चीज़ें कैसे बनानी है, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचानी है और महीने में लाख 2 लाख रुपए कैसे कमाने हैं, ये सब कुछ उन वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। उन तमाम बिजनेस वीडियोज़ को एक प्लेलिस्ट में शामिल करके आपके लिए चैनल पर अपलोड किया गया है ताकि आप जिस आइडिया से इंस्पायर हों आप उसको पर्टिकुलरली वहाँ से जाकर देख सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस चैनल पर आपके लिए बनाते हैं ऐसे कंपनी एनालिसिस की वीडियोस जिनमें आपको पता चले कि कौन सी कंपनी मिलियन बिलियन ट्रिलियन रुपीस कमा रही है और वो अपने मुल्क के लोगों को कैसे फ़ायदा पहुँचाती है। क्या वो PSX पे रजिस्टर है और अगर है तो वो किस तरीके से, क्या स्टॉक प्राइस है और कितने फ़ायदे वो दे चुकी है या नुकसान दे चुकी है, ये सब कुछ हमारी वीडियोज़ का हिस्सा रहता है। तो आजकल हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं वो ये है कि जब भी हमने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है PSX के थ्रू, तो वो सबसे पहले PSX क्या होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। हम ये देख चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू की जा सकती है। ये सब कुछ आपके लिए एक प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसमें हम बिजनेस वीडियोज़ के ऊपर जिसमें हम इन्वेस्टमेंट बिजनेस कंपनीज के ऊपर बात कर रहे हैं। तो अब आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर, स्मार्ट इन्वेस्टिंग के ऊपर। तो सबसे पहली बात ये आ जाती है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को स्मार्टली मैनेज करती है, आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना सिखाती है। आप एक कम्बिनेशन करते हैं इसमें कम्बिनेशन क्या है? ये बेसिकली आर्ट और साइंस का एक बेहतरीन कम्बिनेशन है। आर्ट इसलिए क्योंकि आपको सही चॉइसेस करनी पड़ती हैं और साइंस इसलिए क्योंकि इसमें डाटा, नंबर्स, स्ट्रैटेजीज, ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है। यकीनी तौर पे आप लोगों ने मुझसे ये भी एक कमेंट में मुझे मेंशन किया था कि आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए रेशो बेस्ड वीडियो भी बनाऊं कि जितनी रेशोज़ हैं उन सबको, लेकिन उससे पहले तमाम टर्मिनोलॉजीज़ का समझ लेना ज़रूरी होगा ताकि जब हम रेशोज़ की बात करें वो रेशोज़ कहाँ कहाँ एसोसिएट होने वाली हैं और वो क्या इम्पैक्ट करती हैं वो समझने में फिर आसानी हो जाएगी। तो हम ये स्टेप वाइज चल रहे हैं, आपके लिए चीज़ें तैयार कर रहे हैं ताकि आप इसको फ़ायदा उठा सकें इससे और आसानी से सीख सकें, इन जुमलों को सीख सकें ताकि आप अपनी बेहतर प्रॉपर इन्वेस्टिंग कर सकें। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। सबसे पहली बात यह है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होता क्या है, इसका मतलब क्या है। इसमें आप इन्वेस्टमेंट का एक कलेक्शन बनाते हैं जिसमें आपके मुख्तलिफ स्टॉक्स होते हैं, यानी मुख्तलिफ सेक्टर्स को आप इसके अंदर शामिल करते हैं और उसे मैनेज करते हैं ताकि आप ज़्यादा रिटर्न हासिल कर सकें कम रिस्क के ऊपर। चाहे आप एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर हो या एक इंस्टीट्यूशन, गोल हमेशा यही रहता है कि रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करके चला जाए। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये मैं आपको आने वाली आगे पॉइंट्स के अंदर इसका फ़ायदा भी बताऊंगी, लेकिन पहले ये देखें कि इसका फोकस क्या है, ये क्या क्यों जाता है। इसका फोकस ना 2 चीज़ों पर है। जो हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं ये 2 चीज़ों की वजह से करते हैं। पहला कि रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाएं और रिस्क मिनिमाइज हो जाए, यानी जितना ज़्यादा आपकी अर्निंग्स का पोटेंशियल होगा उतना ही रिस्क को समझा जाएगा, हैंडल करना ज़रूरी हो जाता है बेसिकली। और एक सक्सेसफुल पोर्टफोलियो का सीक्रेट भी यही है कि आप जो है रिटर्न्स मैक्सिमाइज हों और जो रिस्क हैं वो मिनिमाइज हों। अब वो होते किस तरीके से? तो रिस्क एंड रिटर्न रिलेशनशिप जो है ना, इसमें ये होता है कि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जितना ज़्यादा रिस्क लिया जाएगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल है रिटर्न्स का, लेकिन इसमें उतने ही ज़्यादा जो है ना लॉस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये क्रिटिकल कहने की सिचुएशन होती है। इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स देखना, उसके टेक्निकल्स को समझना, उसकी इन्वेस्टमेंट को समझना, वो कंपनी क्या अपने पैसों को री इन्वेस्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, इस बात की भी ज़रूर देख लेना चाहिए। उसका डेबिट टू क्या रेशो क्या है, क्या वो कर्जे ज़्यादा ले रही है, क्या उसका रिटर्न रेशो क्या रहा है, उसने पिछले सालों में EPS कितना दिया है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं उनको देखना और उनको समझने से आपको रिस्क और रिटर्न के दरमियान का जो बैलेंस है वो क्रिटिकल बैलेंस आप तब अपने पोर्टफोलियो में सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। अब EPS क्या है या ये चीज़ें क्या है, ये पिछली वीडियो में हमने शेयर की थी। अब आज मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हमारी जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हम कर क्यों रहे होते हैं। तो बेसिकली होता यह है कि हमने जब मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। हम
मान के चलते हैं कि एक कंपनी है और उसका स्टॉक आज 100 रुपये का है और हम समझते हैं कि ये स्टॉक आने वाले वक्त में इसकी डिमांड है और ये जो है 2000 पे चला जाएगा और आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उसका एक सीज़न है, अब फॉर एग्जांपल कपड़ों का ब्रांड है और वो अगर सॉक्स बनाता है, इंटरलूप की बात कर लेते हैं, जैसे वो सॉक्स बनाता है। अब सॉक्स जो है वो ज़्यादातर सर्दियों में बिकेंगी और हम उसको इन्वेस्ट कर देते हैं सारे के सारे अपने जो पैसे हैं सॉक्स के अंदर, ठीक है, इंटरलूप के अंदर। अब वो बेशक एक एक्सपोर्ट भी करता है, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पॉलिसीज़ कुछ हार्श हुई हैं और एक्सपोर्ट्स में कोई डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं, तो उस टाइम में उसका स्टॉक उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होगा। उसके कंपेरिजन में जो कंपनी विद इन द कंट्री वर्क कर रही होगी उसके स्टॉक्स बढ़ रहे होंगे, लेकिन आपने उसमें इन्वेस्ट ही नहीं किया, आप सिर्फ उसको बढ़ता देख रहे होंगे। सो ये लेफ्ट आउट फील ना किया जाए, इसलिए मुख्तलिफ सेक्टर्स में और मुख्तलिफ कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। जब भी किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो उसमें यह देखना है कि उस सेक्टर के अंदर और कौन कौन कंपनी, सेक्टर से मुराद ये आ जाता है कि अगर हम बात करते हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर की तो उसमें कुछ प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, जैसे कि ओजीडीसी हो गया, मारी हो गया, पीएसओ हो गया, पीपीएल हो गया। सो आपने देखना है कि इन सब के दरमियान क्या सारी कंपनीज इस काबिल हैं कि इनमें इन्वेस्ट कर दिया जाए, या हमें अब हमारे पास जो लिमिटेड अमाउंट हमारी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपया है या 10,000 रुपये हैं, अब मैंने उसको देखना है कि मैं 2-2 हज़ार रुपये सब में डाल दूं। लेकिन क्या सिर्फ एक सेक्टर में डाल देना काफ़ी हो जाएगा? अब 5 कंपनीज हैं, मैंने 2-2 हज़ार सब में डाल दिए। सो अब सिर्फ जब ऑयल की एंड गैस की पॉलिसीज आएंगी या जब उसका सीजन चल रहा होगा तब वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, अदरवाइज अगर वो नेगेटिव में है तो मेरे तो एसेट्स डूब रहे हैं। तो आपने करना क्या, आपने देखना है कि सेक्टर्स कितने मौजूद हैं। केमिकल्स का सेक्टर क्या है, फर्टिलाइजर्स का सेक्टर है, ट्रैक्टर्स का सेक्टर है, कपड़ों का सेक्टर है, मेडिसिन का सेक्टर है। तो आपने सब कंपनीज के अंदर से सबसे पहले, अगर आपके अमाउंट जो है, आपके जो पैसे हैं अगर वो कम हैं, तो आपने सबकी ना बेस्ट कंपनीज चूज कर लेनी है। उनमें देखना है कि सबसे लो रिस्क इन्वेस्टमेंट किस कंपनी में की जा सकती है, जिसके ओवरऑल पिछले तमाम टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, शरिया कॉम्प्लाइंट हो, डिविडेंड दे रही हो, या ईपीएस रेशियो अच्छी हो, या बैंक से डेबिट कम हो। ये सारी चीज़ें देखते हुए आपने हर सेक्टर में से एक एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेना और उसके अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको पुट कर देना है। और ऑब्वियसली इसमें शुरू में ये भी हो सकता है कि वो कंपनी, ज़रूरी नहीं कि वो कंपनी थ्रू आउट अच्छा ही परफॉर्म करेगी। आप अगर डे ट्रेडर हैं या आप स्विंग ट्रेडर हैं तो माइट भी आपको नुकसान हो सकता है। अगर डे ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं तो यकीनी तौर पे आपको राइट टाइमिंग देखनी पड़ेगी। और अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो उसमें आपका अल्टीमेट प्रॉफिट होना ही है। अब ये हम समझते हैं कि अगर हमने 10,000 रुपये डाल दिए हैं तो हम समझ रहे हैं कि हम शायद 1 लाख रुपए के या 1 करोड़ रुपए के मालिक हो जाएंगे। जो आपको ये चीज़ बताई जाती है कि 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपके इतने करोड़ बन जाएंगे या ये बन जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ हर महीने 10,000 रुपये डाल रहे होंगे तब, और उसमें यकीनी तौर पे मार्केट की वैल्यूज़, मार्केट पोटेंशियल, रिस्क, सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। और अगर आप इसमें ये चीज़ें देखते रहेंगे तो आपके लिए ये इन्वेस्टमेंट आसान हो जाएगी। अगर हम ये देखें कि एसेट एलोकेशन, यानी अभी हम बात कर रहे हैं एसेट एलोकेशन की, तो एसेट एलोकेशन की स्ट्रेटजीज क्या हैं? तो एसेट एलोकेशन की जो स्ट्रेटजीज हैं वो ये हैं कि बाज़ लोग मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। वो नहीं समझते कि हमने सारे के सारे पैसे स्टॉक्स में लगाने हैं। कुछ समझते हैं कि मैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की सूरत में रख लूँ कि मेरे से पैसे खर्च ना हो, मैं बॉन्ड्स खरीद लूँ और जब राइट टाइम आएगा मैं वो बॉन्ड्स उसी अमाउंट पर सेल करके अपने पैसे निकाल लूँ। अब होता क्या है कि जो बॉन्ड्स हैं, मैं इसका पिछली वीडियो में भी शेयर कर चुकी हूँ, जो बॉन्ड्स होते हैं अगर आप इसको इस मकसद से ले रहे हैं बैंक से कि इसमें आपका लकी ड्रॉ वाला नंबर निकलेगा और आप करोड़ों रुपए के मालिक हो जाएंगे, तो वो जायज़ नहीं है। तो जितनी अमाउंट पे आपने वो खरीदा है उतनी अमाउंट पे आप वो बॉन्ड बैंक से खुलवा सकते हैं। रियल एस्टेट में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो बिल्कुल लो रिस्क समझी जाती हैं। सो अगर आप चाहते हैं तो आप इन 3-4 और मुख्तलिफ और जगहों पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप इवन स्टॉक्स के अंदर भी अपने एसेट एलोकेशन को डिफरेंट सेक्टर्स में जब डिवाइड कर रहे हैं, जब आप डिफरेंट कंपनीज के सेक्टर्स के अंदर अपने स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तो वो एसेट एलोकेशन ही कहलाएगा। बॉन्ड्स में भी अगर आप खरीद रहे हैं, स्टॉक्स में भी खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट में भी खरीद रहे हैं, गोल्ड भी खरीद रहे हैं, तब भी ये वर्ड आपके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी वो एसेट एलोकेशन कहलाएगी। इससे आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कम, रिटर्न्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो ये एक किस्म की स्ट्रैटेजी समझी जाती है। इसके अलावा एक स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन होती है।
इसमें क्या होता है, इसमें आप डिसाइड करते हैं कि कितना पैसा किस एसेट में होगा और पीरियोडिकली उसको रीबैलेंस भी करते रहते हैं। मिसाल के तौर पे आप 30% केमिकल्स में डाल रहे हैं, 30% आप कह लें कि ऑयल एंड गैस में डाल रहे हैं, 30% आप फर्टिलाइजर में डाल रहे हैं, 10% आप कहीं और डाल रहे हैं, गोल्ड में खरीद रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और आप फिर मार्केट के अप एंड डाउन्स के बावजूद इन रेशियोज को मेंटेन करके चल रहे होते हैं। और आप देख रहे हो, और वक्त आने पे आपको पता भी होता है कि अच्छा ठीक है इस वक्त ये मार्केट जो है वो और मजीद डाउन जाएगी, तो आप वेट भी करते हैं बाज़ औक़ात। सो ये आपकी कहलाती है स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन। फिर एक टर्मिनोलॉजी आ जाती है टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। इसमें आप शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स का फायदा उठाते हैं, यानी आपको पता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में नहीं जा रहा, लेकिन आप लॉन्ग टर्म प्लान अपना वही सेम रख रहे हैं कि जिसमें आपने मंथली बाय करना है, लेकिन आप शॉर्ट टर्म के लिए एक आप स्टॉक खरीदते हैं और आपको पता है कि ये अब स्विंग करने वाला है, और आप उस परफॉर्मेंस के ऊपर उस पर्टिकुलर टाइम का वेट करके उसको बेच देते हैं। अब आप कहेंगे कि ये मुझे पता कैसे चलेगा, तो ये ऐसे चलेगा कि जब आप कंटिन्यूसली छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप स्टॉक्स को देख रहे होते हैं, उसके अप्स एंड डाउन्स देख रहे होते हैं, उसके ग्राफ्स देख रहे होते हैं, उसकी रेशियोज बदलते देख रहे होते हैं और टाइम उस पर लगा रहे होते हैं, मीन्स ये कि आपने 1 साल 2 साल उसके अंदर अगर अपना वक्त लगाया है, तो अल्टीमेटली आपको अंदाजा हो जाता है कि ये चीज़ें कैसे चलने वाली हैं। लेकिन स्टिल आई वुड से कि आपको स्टॉक्स के अंदर अंदाजों से नहीं, कंपनी के टेक्निकल्स के साथ, फंडामेंटल्स के साथ और लोगों की सही एडवाइस के साथ चलना चाहिए, और हर किसी पर भी यकीन नहीं किया जाता, ये बात भी याद रखिएगा। अब इसमें एक चीज़ और आप देखें कि जो आपने टेक्निकल एसेट एलोकेशन कर ली है, इसका जो लॉन्ग टर्म सेम प्लान रहेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ें खरीदेंगे और बेच देंगे। अगर बात करें कि इसके अलावा कौन सी एलोकेशन होती है, तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन होती है। ये मार्केट की हर चेंज के साथ आप अपना पोर्टफोलियो एडजस्ट करते हैं। अच्छा, आप इसमें ना ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपये डालने थे, तो आपने 70-30 की रेशो कर ली है अपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। आपने 30% पैसे वो रख लिए हैं जो आप उन स्टॉक्स के अंदर डालेंगे जिनको आप देखना चाह रहे हैं कि ये स्विंग करते हैं या नहीं, यानी स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपने 30% पैसे एलोकेट कर लिए, अपने एसेट्स एलोकेट कर लिए, और 70% आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर दिए। अब मार्केट के अंदर अगर आप देखते हैं कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, वो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब आप उनको आप घोस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको घोस्ट ट्रेडिंग का आइडिया नहीं है तो मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके लिए पहले घोस्ट ट्रेडिंग के ऊपर बनाऊंगी, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी भी पहली कोशिश यही थी कि मैं पहले घोस्ट ट्रेडिंग करके देखूं कि क्या मुझे इन चीज़ों की समझ आती है, और जब आ गई तब मैंने अपना पहला स्टेप लिया था। अगर बात ये करें कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन में क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इस स्ट्रैटेजी में आप मार्केट की वॉलेटिलिटी देखते हैं, आप इकोनॉमिक न्यूज़ देखते हैं और इंटरेस्ट रेट्स को देखते हैं और क्लोज रेट ट्रैक कर रहे होते हैं। ये हाई मेंटेनेंस के लिए है, लेकिन मार्केट चेंजेस के बेस्ट रिस्पॉन्स देता है ये, और ये तभी होता है कि जब आपको बेहतरीन किस्म की टेक्निकल्स की इंफॉर्मेशन समझ आती हो। और अगर हम बात करें कि अब आपके लिए इन स्ट्रैटेजीज में से राइट क्या है, तो देखें आपकी स्ट्रैटेजी आपके रिस्क टॉलरेंस और गोल्स पर डिपेंड करती है। 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक एग्रेसिव। अब स्टेबल रिटर्न्स के लिए डाइवर्सिफाई करना और सेफ एसेट चूज करना कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की कह लें कि ट्रेट में से होता है, जबकि जो एग्रेसिव इन्वेस्टर होता है वो हाई ग्रोथ को देख रहा होता है, वो रिस्क के स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। लेकिन इसमें जब रिस्क ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लॉस भी ज़्यादा हो सकता है, और इसमें ना सबसे ज़्यादा आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं और पेशेंस लेवल, और उसके हिसाब से ही आप अपनी स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकते हैं। जितनी चीज़ें मैंने आज डिस्कस की हैं उनमें से जो स्ट्रैटेजी आप देखना चाहते हैं, आपको अपना माइंडसेट देखना पड़ेगा, अपने पैसे देखने पड़ेंगे, अपने गोल्स देखने पड़ेंगे, और फिर आप सिलेक्ट करेंगे। ये ना हो कि आप समझें कि नहीं मैंने तो हाई रिस्क लेना है, आज मैं फुल जोश में हूँ, और आप अग्रेसिव ट्रेडिंग करें और उसके बाद आपका सब लॉस हो जाए और आप कहें कि नहीं आपने कहा था कि जी अग्रेसिव ट्रेडिंग करें। आप अगर एग्रेसिव ट्रेडिंग के अंदर लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने खुद भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टिंग ही कर रखी थी, ताकि और मैंने अपने 30% स्टॉक्स को एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट के अंदर डाला था ताकि मैं देख सकूं, सीख सकूं कि वो चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आई हैं। और इसमें कभी ऐसा नहीं होता कि आप बगैर लॉस के कुछ भी सीखें। मैंने लॉस भी देखे हैं, मैंने प्रॉफिट्स भी देखे हैं। मैंने ये भी देखा है कि आप जब लॉस पे होते हैं
और आप पेशेंस रखें और आप अपने स्टॉक्स बेचें नहीं और आप अपने आप को लॉन्ग टर्म में ले जाएं। इवन जो मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए अपने स्टॉक्स एलोकेट कर रखे थे, जब मैंने उनमें लॉस देखा सो मैंने वहाँ पेशेंस रखा और अल्टीमेटली मैंने सोच लिया कि ठीक है, अब ये भी मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शामिल हो गए हैं। और विद इन फ्यू मंथ्स उनकी बहुत अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले और मैंने उन रिटर्न्स में मार्केट से उसको सेल करके कैपिटल गेन पे अच्छा प्रॉफिट ले लिया। सो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉस तभी होगा जब आपने कोई चीज बेच दी है। जब तक आप होल्ड करके बैठे हैं वो आपका लॉस नहीं है। मार्केट ने रोज नीचे जाना है, रोज ऊपर जाना है, आप उसको देखते रहेंगे तो टेंशन में रहेंगे। हाँ, समझने के लिए जरूर देखें, लेकिन उसको अपने कह लें कि लाइक जहन पे ज्यादा हावी नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग रिमार्क्स में आपको यही कहूंगी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को बैलेंस करें, रिस्क एंड रिटर्न को देखते रहें, डाइवर्सिफाई करें अपने स्टॉक्स को मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से स्ट्रैटेजी को फॉलो करें और कंसिस्टेंट मॉनिटरिंग करें ताकि आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नजर आता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। आज के लिए मैं आपसे लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।